Student, hope you might be doing well. So आज हम करने वाले हैं बीकॉम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, कलाम बैच बीकॉम के लिए, राइट। आपका जो फर्स्ट पार्ट है बीकॉम पेपर का वो हो चुका है। यूनिट 1 जो आपका इंग्लिश का था, जीएस का भी हो चुका है। आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी, राइट। सो हमारा जो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है 2023 का, राइट। तो जो क्वेश्चन नंबर है 36, फ्रॉम 36 वी आर गोइंग टू स्टार्ट अब बीकॉम अकाउंटेंसी पार्ट, राइट। सो बिफोर solving the question paper, let's discuss about something, that how you will be going to solve the question paper, right? So if I started with question number 36, we have a question: if the current current ratio is 2:1 and working capital is 60,000, what is the value of current assets? What is the value of करंट एसेट्स? यू नो द फॉर्मूला, आप फॉर्मूला जान रहे हो। करंट एसेट्स आपको पूछी गई है, यहां पे आपको रेशो दी गई है, करंट रेशो। जो फॉर्मूला होता है करंट रेशो का वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। हियर वी हैव गिवन करंट एसेट्स, वी हैव टू फाइंड आउट करंट एसेट्स। वी हैव गिवन अ वर्किंग कैपिटल, राइट। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये आपका फॉर्मूला आता है वर्किंग कैपिटल का, राइट। अगर मैं यहां मान लेता हूं जो आपकी रेशो है, करंट रेशो है जो आपकी, वो आपकी दे रखी है 2:1, तो मैं मान सकता हूं आपके जो करंट एसेट्स हैं वो कितनी है 2x, और करंट लाइबिलिटीज कितनी है आपकी x। सो वी हैव अ रेशो 2x रेशो x, तो मैं मान सकता हूं x की वैल्यू कितनी होगी 60,000, बिकॉज जो आपका डिफरेंस है, अगर मैं 2x को माइनस करता हूं x से तो मेरे पास आएगी x, जो यहां पे गिवन है। क्या गिवन है? वर्किंग कैपिटल निकाली है हमने, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अगर मैं इसको फॉर्मूले में पुट करता हूं तो x की वैल्यू आती है, x मींस वर्किंग कैपिटल, राइट। तो मान सकता हूं जो आपकी करंट एसेट्स होंगी वो क्या होंगी 2x, इट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 60,000, तो आंसर कितना होगा आपका 1,20,000। तो ये आपकी क्या है करंट एसेट्स, और करंट लाइबिलिटीज कितनी हो जाएगी x है आपकी करंट लाइबिलिटीज, तो x की वैल्यू आपको दे रखी है 60,000, राइट। तो हमारा जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राइट। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। Moving towards the next question, we have 37 question here. यहां पर आपको बताया जा रहा है goodwill brought by incoming partner in cash for joining in a partnership firm is taken away by the old partners in। अगर कोई नया पार्टनर आता है और वो गुडविल लेके आता है, राइट, तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उस गुडविल के शेयर को किस वे में लेंगे, किस रेशो में उनको मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को? The partnership firm is taken away by the old partners in their sacrificing ratio। You know बेटा sacrificing ratio क्या होती है, sacrificing share क्या होता है? sacrificing share होता है जैसे कि मेरे पास दो पार्टनर्स है 1:1, लाइक पूरा शेयर है एक, ये पूरा एक शेयर है। अगर दो पार्टनर है A और B है, राइट, तो मैं इसको एक के पास में इतना है, बी के पास में इतना है, इट मींस आधा आधा 1:1 में है, राइट। अब ये 1:1 में है, मान लेते हैं कोई सी पार्टनर आता है, तो सी पार्टनर इस फर्म को ज्वाइन करना चाहता है। नाउ दे विल बी हैविंग 3 पार्टनर्स इन अ फर्म, ऐसे लगा लेते हैं A B C। जब ये सी पार्टनर आएगा तो ये ए और बी पार्टनर है अपने शेयर में से कुछ शेयर्स देंगे, जिस शेयर के हिस्से को हम क्या कहते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर। और सैक्रिफाइसिंग शेयर होता है अगर कोई पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस करना चाहता है तो उसके बदले में जो नया पार्टनर आएगा वो उसके हिस्से को क्या करेगा कंपनसेट करेगा, ठीक है। किस रेशो में वो गेन करेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में वो गेन करेगा ओल्ड पार्टनर। ऑलराइट,
नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 38 क्वेश्चन. इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. प्रॉफिट क्या होता है? बेसिकली सबको आता है. आपको प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या होता है? सेल. क्या होता है? सेल. अब जो एक्सेस सेल होती है, अगर सेल्स जो हमारी रेवेन्यू है, क्या है ये? रेवेन्यू. रेवेन्यू मींस हमारी, अगर मैं हिंदी में बात करूं, कमाई. ठीक है. और ऐसे ही क्या है? इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. मतलब इनकम हमारी ज्यादा है और एक्सपेंडिचर हमारा कम है. अगर इसका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? वो प्रॉफिट होगा. क्या होगा? प्रॉफिट. राइट. अगर मैं दूसरे ऑप्शन पे जाता हूं तो ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन जब हम कर रहे थे, मैंने उसमें एक बताया था आपको, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज क्या होता है? वर्किंग कैपिटल. तो ये एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन तो कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल. क्या बता रहा है ये ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन आपका बता रहा है कि वर्किंग कैपिटल के बारे में बात कर रहा है. एक्सेस कैश ये हो नहीं सकता. एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? डेफिसिट. क्या हो जाएगा ये? डेफिसिट और लॉस. क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 39 क्वेश्चन. इसमें क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो द यूज ऑफ डेब्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. क्या है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो. नॉट रिक्वायर्ड, कि भाई जो डेब्ट का आइटम है, ये डेब्ट है हमारे पास. बैलेंस शीट में होती है ना अलग अलग आइटम्स. हमारे पास करंट एसेट्स होती है, इन्वेंट्रीज होता है, कैश होता है. देयर आर सेवरल आइटम्स दैट आर लिस्टेड इन द बैलेंस शीट. ऐसे ही डेब्ट होता है, क्योंकि जो जितने बैलेंस शीट में आइटम्स होते हैं उनके बेसिस पे हम क्या निकालते हैं? रेशोज निकालते हैं. तो ऐसी कौन सी रेशो है जहां डेब्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? आप देख लो, फाइनेंशियल लिवरेज रेशो. फाइनेंशियल लिवरेज रेशो, इसको तो ऑलरेडी हमें पता है. इसमें एक रेशो होती है डेब्ट टू इक्विटी रेशो. क्या होती है? डेब्ट टू इक्विटी रेशो. अब आप वर्ड से ही जान पाओगे कि इसमें डेब्ट का इस्तेमाल हो रहा है. इसका फॉर्मूला क्या है? डेब्ट अपॉन इक्विटी. तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? गलत है. चलो गलत कर देते हैं इसको. कैपिटल गियरिंग रेशो, इसमें भी डेब्ट का इस्तेमाल होता है. करंट रेशो, करंट रेशो का फॉर्मूला भी बताया मैंने, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. बेटा डेब्ट मतलब क्या होता है? डेब्ट मींस आपके पास में कर्जा है. क्या है? कर्जा है. कर्जा है. अब ये कर्जा दो तरीके से हो सकता है ना. आप अगर मैं कर्जे को, मैं कोई ऑप्शन में कहता है कि भाई आंसर इसका सी है कि करंट एसेट्स में नहीं यूज होगा, पर मेरा एक आपके पास सजेशन है, जो करंट जो डेब्ट है, वो डेब्ट दो तरीके से रहता है. एक तो करंट है कि भाई करंट मींस एक साल के अंदर अंदर हम जो कर्जा ले रखा है वो एक साल के अंदर में चुकाना है. और एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म वाला, नॉन करंट, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉन करंट. तो इसमें अगर मैं ऑप्शन के लिए जाता हूं, बच्चे कहेंगे कि आंसर सी सही होना चाहिए, क्योंकि करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी, यहां तो डेब्ट का इस्तेमाल है नहीं. लेकिन जब डेब्ट के अगर हम डीप जाएंगे, डीप कंसेप्ट में जाएंगे, डेब्ट दो तरीके से होता है, करंट और लॉन्ग. तो अगर करंट है तो वो करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड होगा. जब करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड होगा तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत. तो प्रोप्राइटरी रेशो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोप्राइटरी का जो फॉर्मूला है रेशो का, वो क्या होता है? शेयर होल्डर फंड. क्या होता है? शेयर होल्डर फंड. जस्ट अ मिनट. शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स. अब बेटा जब हम शेयर होल्डर फंड निकालेंगे उसमें कहीं डेब्ट का यूज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो शेयर होल्डर फंड है, क्या है? जो शेयर होल्डर फंड है वो कैसे निकालते हैं हम? उसके पास में जितने उसकी कैपिटल है, कैपिटल को ऐड करो प्लस रिजर्व्स को ऐड करो, तो आपके पास में ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? शेयर होल्डर फंड निकल के आ जाता है. तो इसमें कहीं आपका इस्तेमाल नहीं होगा. क्या? डेब्ट. सो आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर. अगर किसी को कोई डाउट है तो आप क्या है कि कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 40 क्वेश्चन। ऑलराइट, तो पढ़ो इसको। मिस्टर एक्स परचेज अ कार ऑफ 5 लाख। कितने की कार खरीद रहा है वो? 5 लाख की। मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 1 लाख एंड साइनिंग 4 लाख बिल पेबल। क्या है? बिल पेबल इस्तेमाल कर रहा है वो इन ड्यू डेट ऑफ 60 डेज। ऑल राइट, एज रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। देखो बेटा, एक ट्रांजेक्शन हुई। क्या हुई? एक ट्रांजेक्शन हुई। कौन सी ट्रांजेक्शन हुई? कि 5 लाख की वो कार खरीदना चाहता है। 5 लाख की कार खरीदना नहीं चाहता, वो 5 लाख की कार खरीद रहा है। कितने कार खरीद रहा है वो? 5 लाख की कार खरीद रहा है वो। ठीक है, जिसमें से वो 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर देता है। कितने का? 1 लाख रुपए का। बचते कितने हैं? अगर वो 1 लाख रुपए भर देता है तो बचेंगे 4 लाख। 4 लाख बचेंगे। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस जो ट्रांजैक्शन हुई है इससे टोटल जो आपकी, क्वेश्चन में देखो यहां पे 4 लाख है। ठीक है, अगर मैं इसका इफेक्ट देखता हूं तो क्या होता है कि क्वेश्चन आप पढ़ो। टोटल एसेट्स इंक्रीज बाय 4 लाख विद कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लायबिलिटीज बाय 4 लाख। ये स्टेटमेंट सही है गलत? या फिर ये स्टेटमेंट देखो, टोटल लायबिलिटीज इंक्रीज बाय 4 लाख। अब देखो थर्ड ऑप्शन पे जाओ, टोटल एसेट्स इंक्रीज बाय 5 लाख, और फोर्थ ऑप्शन पे जाओ, टोटल एसेट्स इंक्रीज बाय 4 लाख। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अमंग ऑल ऑफ दीज? तो मेरा जो यहां पे यह है कि जो आपकी टोटल एसेट्स हैं वो इंक्रीज बाय 4 लाख है। क्यों? क्योंकि यहां पे जब आप 5 लाख की कार खरीद रहे हो, उधर से 1 लाख का आप डाउन पेमेंट कर रहे हो, तो मान लो कि 5 लाख से एसेट्स बढ़ी, वहीं 1 लाख से एसेट्स घट गई, क्योंकि कैश भी क्या है? एसेट्स है। तो नेट इफेक्ट इसका कितना है? 4 लाख का। कितने का है? 4 लाख का। 4 लाख का इसका नेट इफेक्ट है, तो मतलब 4 लाख से एसेट्स बढ़ी विद कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द लायबिलिटीज ऑफ 4 लाख। क्यों? क्योंकि जो 4 लाख यहां पे जो बचा है इसका क्या कर रहा है वो बिल पेबल दे रहा है। क्या दे रहा है? बिल पेबल। और बिल पेबल क्या है? क्रिएटिंग अ लायबिलिटी। सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। 41. AB is in the partners sharing profit in the ratio of 3:2. They take C as a new partner who is supposed to bring 25,000 against his capital, 10,000 against goodwill. New profit sharing ratio is 1:1. C is able to bring 30,000 only. How will this be treated in the books of firm? कि भाई जो फर्म के बुक में है ये कैसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ो कि आपके पास में 3:2 में है वो। ठीक, अब जो सी पार्टनर आ रहा है यहां पे, उसको कहा है कि आप 25,000 एज अ कैपिटल लेके आएंगे और 10,000 एज अ गुडविल लेके आएंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। और उनकी रेशो दे रखी है आपको 1:1:1। ऑल राइट, तो अब जो यहां पे ट्रीट किया जाएगा कि A and B will share the goodwill brought by C 4,000 1,000. Then we have B option, goodwill not brought by will be adjusted to the extent of in the old profit sharing ratio. Both A and B it might be missing. यहां पे कुछ मिस है, रुक जाओ अभी देखते हैं। None of the above. Just a minute, एक बार मैं देख लेता हूं ऑप्शन। Question number we have 41. हाँ यार, टू द एक्सटेंट ऑफ ₹15,000, यहां पे 15,000 है, टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000। जस्ट अ मिनट, यहां पे 15,000 है एंड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑल राइट, तो यहां पे क्या ट्रीटमेंट होगा? जैसे कि वो 25,000 अपना क्या लेके आ रहा है,
उसका जो कैपिटल बनता है उसकी रेशो के हिसाब से 25,000 रुपए लेके उसे आना है, लेकिन वो लेके कितना आता है, 30,000 रुपए लेके आता है। कितना लेके आता है, 30,000 रुपए लेके आता है। तो इसका मतलब क्या है, वो 30,000 जो रुपए लेके आ रहा है, 25,000 कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, प्लस में वो 5,000 ही गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, लेकिन उसे लाना कितना था, 10,000 रुपए लेके आना था एज अ गुडविल का प्रीमियम के लिए। सो क्या होगा कि जो आपका यहां से जो 5,000 रुपए लेके आ रहा है, 5,000 जो लेके आ रहा है, तो वो किस रेशो में आपका डिवाइड होगा, ए और बी में, वो आपका रेशो में डिवाइड होगा 3:2 में, 3:2 में। बस उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। लाइक उनका जो पुराना शेयर है, ए का शेयर कितना है, ए रेशो बी का शेयर है ये, तो ए का शेयर कितना है 3:5 और बी का शेयर कितना है 2:5। तो उनका जो न्यू शेयर है वो कितना हो जा रहा है 1/3 एंड 1/3। कहां दे रखा है, देखो यहां पे दे रखा है, ठीक है। अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालता हूं, क्योंकि जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी, सैक्रिफाइसिंग शेयर होगा, उसके बेसिस पे ही क्या होगा, गुडविल के हिस्से को लिया जाएगा बाय द ओल्ड पार्टनर्स। सो आपका आंसर क्या होने वाला है, गुडविल नॉट ब्रॉट विल बी एडजस्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000 इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये भी आएगा, बिकॉज इसमें जो 5,000 है वो एडजस्ट होंगे आपके ए और बी में एज अ 4,000 और 1,000। देन जो गुडविल जो लेके नहीं आ रहा है वो क्या हो जाएगी, इट विल बी एडजस्टेड, इट विल बी एडजस्टेड। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत ही सिंपल है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो क्या कहते हैं इसको, लिक्विडिटी रेशो नहीं, सॉल्वेंसी रेशो नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, एफिशिएंसी यस, एफिशिएंसी रेशो कहा जाता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो को। ऑल राइट, 43 क्वेश्चन। वी हैव Ashok is the proprietor of ABC Trading. He paid Mr. Boss 5,000 from his personal bank account to settle some loan of ABC Trading. अगर देखो यहां पे क्या है कि जो प्रोप्राइटर है, अशोक इज द प्रोप्राइटर ऑफ एबीसी ट्रेडिंग, क्या है, एबीसी ट्रेडिंग का प्रोप्राइटर है। अगर वो पर्सनल लोन को पे करता है, क्या करता है, पर्सनल लोन को पे करता है, किसको पे कर रहा है वो, मिस्टर बॉस को। किसको पे कर रहा है, मिस्टर बॉस को। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, मिस्टर बॉस अकाउंट डेबिट, मिस्टर बॉस अकाउंट डेबिट। आपको पता है आप यहाँ पे रूल भी लगा सकते हो, अकाउंटिंग रूल जो है उसके बेसिस पे कर सकते हो। लाइक आई एम डूइंग है, लाइक मिस्टर बॉस अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे क्या होगा, बैंक होगा या कैपिटल होगा। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये देखो, मिस्टर बॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मिस्टर बॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज कैश डेबिट कब होता है, जब कैश आता है, लेकिन यहाँ तो पे किया जा रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट कब होगा, जब पैसा आता है तभी बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल नहीं होने वाले, राइट। मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, मिस्टर बॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मिस्टर बॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पे बैंक आएगा, कैपिटल आएगा, क्या आएगा, अब बताइए। अगर वो पैसा पे कर रहा है अपने पर्सनल अकाउंट से, किससे पे कर रहा है, पर्सनल अकाउंट से, तो जो पे कर रहा है इट मींस इट इज इंक्रीजिंग हिज कैपिटल, इंक्रीजिंग हिज कैपिटल। तो कैपिटल से पैसा वो पे कर रहा है, सो आंसर विल बी ए टू कैपिटल अकाउंट। क्यों होगा, क्योंकि अब वो जब पैसा पे करेगा, अगर उसकी फॉर्म पे करती तो मैं क्या कर देता, मिस्टर बॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट, टू बैंक अकाउंट कर देता। लेकिन यहां पे क्या है कि वो उसकी फर्म उसको पे नहीं कर रही है, फर्म के बिहाफ पे वो खुद पे कर रहा है पर्सनल अकाउंट से। सो जो पर्सनल अकाउंट से पे कर रहा है तो इट मींस वो कैपिटल बढ़ जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount of minimum subscription must be received within from the date of opening of the issue. opening of the issue बिल्कुल आपका सिंपल क्वेश्चन है, जो बेसिस है किस पे, आपके कंसेप्ट पे, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज पे। आपने थ्योरेटिकल नॉलेज कितने अच्छे से पढ़ी है तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। सो इसका आंसर आपका होने वाला है 120 डेज, 120 दिन के अंदर आपका क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव हो जाना चाहिए ओपनिंग इशू ऑफ द शेयर से, राइट। 45 क्वेश्चन वी हैव। ABC are the partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Firm has joined up life policy of 1,20,000 in the balance sheet. It appearing at the surrender value of rupees 20,000. कितने surrender value है इसकी, 20,000 की,
ऑन द डेथ ऑफ ए, क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ए की, हाउ दिस JLP मींस जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल बी शेयर्ड अमंग दी पार्टनर्स। अब बेटा देखो यहाँ पे जो पॉलिसी है वो कितने की है, 1,20,000 की आपकी क्या है, पॉलिसी है। ठीक, अभी पॉलिसी है, जब ये बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट में क्या है कि इसकी जो सरेंडर वैल्यू वो कितनी है, 20,000 रुपए की, तो इट मीन 20,000 रुपए का सरेंडर हमने पॉलिसी पे कर दी है, तो हमारे पास पैसा कितना बचा है, 1 लाख, क्या कितना बचा है, मेरे पास पैसा बचा है 1 लाख, राइट। तो अब जब उसकी डेथ हो जाती है तो ये 1 लाख रुपए क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, जिनका शेयर था, क्योंकि जब डेथ हो चुकी है तो उसमें डेथ वाले का भी मतलब ए का भी शेयर है, बी का भी शेयर है, सी का भी शेयर है। अब इनका शेयर किस रेशो में है, 2:1:1 में। तो आप ऑप्शंस में देखिए कि 1 लाख रुपए अगर हम 2:1:1 में डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, देखो ये 2/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा। अब एक किसी का निकाल लो, लाइक ये ए का पार्ट, ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, ये सी का हिस्सा है, ठीक है। अगर मैं ए का निकालता हूं, ए का है 2/4, कितने हिस्सा किस में से, 1 लाख रुपए में से, 1 लाख रुपए में 2/4 कितना होता है, इसका हाफ कर लो सीधा, 1/2, 1 लाख का हाफ 50,000। जब 50,000 क्या है कि ए का हिस्सा है, किसके लिए, कितने के लिए, 2/4 मींस हाफ, तो इसका हाफ 50,000 है, तो ए का कितना है 50,000, तो ऑप्शन ए आपका आ ही जाता है। देन देखो ये 1/4, ये 1/4, तो आपका ऑप्शन ए इज गोना टू बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका है 46 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क and the accounting policy so that financial statement of different periods are comparable। कौन सा आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है, फ्रेमवर्क होती है, जिसके वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं डिफरेंट पीरियड्स के वो कंपेरेबल होते हैं, जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, तो वो आपके कौन से होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होते हैं वो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपने 12th क्लास में, आपके सॉरी 11th क्लास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए स्पेशल चैप्टर है जिसमें आपके पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर दी रूल्स एंड दी नॉर्म्स। क्या होते हैं ये रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जिसके बेसिस पे क्या है कि अकाउंटिंग आपकी की जाती है। बिकॉज अगर आप रूल या किसी नॉर्म को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो भी आप करते हैं सिस्टमेटिक वे में आपका हो नहीं पाएगा। So for systematic doing of things we need rule, we need framework, we need standards. If we are doing accounting so we need accounting standards. All right, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। 47 अक्रूड इनकम अंडर्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या ऑप्शन होने वाला है इसका, ऑल राइट। सो इसका आपको ऑप्शन होने वाला है करंट एसेट्स। क्या होने वाला है, करंट एसेट्स। अक्रूड इनकम क्या होती है बेटा, अक्रूड इनकम वो वाली इनकम होती है जिस पैसे को हम कमा लेते हैं, क्या लेते हैं, कमा लेते हैं, और लेकिन उसका पैसा रियलाइज हुआ है नहीं हुआ उसका मतलब नहीं है, लेकिन वो पैसा हमने कमा लिया, इट मींस इट इज अ करंट एसेट्स फॉर अस। ऑल राइट, वी हैव 47, जस्ट अ मिनट, 48। All right, we have 48 क्वेश्चन। So 48 क्वेश्चन पढ़ो आप बेटा। इसमें क्या है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कि भाई जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है उसका एडवांटेज नहीं है। आप देखो इंक्रीज एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज, यू नो दैट कंप्यूटर जो आप अगर कंप्यूटर को आप इस्तेमाल करते हो तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, तो ये राइट आंसर है। इंक्रीज राइट स्टेटमेंट, सॉरी, इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, टाइम सेव्ड थ्रू स्पीड ऑफ इनपुट्स, ये भी सही है। कॉस्ट इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग स्टाफ टू यूज द सिस्टम, भाई देखो ये भी क्या है कि आपका पैसा, आपका कॉस्ट इन्वॉल्व होता है ट्रेनिंग द स्टाफ टू यूज द सिस्टम, बिकॉज आप सिस्टम को जब आप यूज करोगे तो उसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि
देखो यहाँ पे, हाँ सॉरी, तो कहाँ थे हम यहाँ, तो नॉट एन एडवांटेज क्या है, नॉट एन एडवांटेज पे जाना हमको, इंट्रोड्यूसिंग इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो आपका ये ऑप्शन हो जा रहा है, इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन है क्योंकि आपका एक्यूरेसी से काम हो रहा है, जल्दी काम हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव टाइम सेव थ्रू स्पीड ऑफ इनपुट्स, आप कंप्यूटर से काम कर रहे हो तो क्या होगा, फायदा होगा किस चीज का, कि टाइम बचेगा आपका। देन कॉस्ट इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग स्टाफ टू यूज द सिस्टम, तो ये आपका थोड़ा क्या है, एडवांटेज नहीं है, क्या है, एडवांटेज नहीं है। सो ये आपका जो ऑप्शन है ये सही होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन ये है, क्या है ये, करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, which of the following statement are true about the ratio analysis। रेशो एनालिसिस के लिए स्टेटमेंट कौन कौन से सही है। रेशो एनालिसिस यूजफुल इन फाइनेंशियल सिस्टम, बिल्कुल सही है। रेशो एनालिसिस इज हेल्पफुल इन द कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, हाँ बिल्कुल सही है। क्यों कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जब आप रेशो एनालिसिस करते हो तो आपके पास में जो आपका डेटा है उससे रिलेटेड आपके पास में इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है कंपनी की वो क्या है, कैसी है, तो आप अकाउंटिंग रेशो से पता कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव रेशो एनालिसिस नॉट हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग, नहीं नॉट हेल्पफुल ये तो होती है, तो आपका ऑप्शन ये वाला सही होने वाला है, क्योंकि ये जो इसका एडवांटेज ये है, इट इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस, राइट। जब हम रेशो एनालिसिस पढ़ते हैं उसमें सॉल्वेंसी रेशो पढ़ते हैं, लिक्विडिटी, डेब्ट इक्विटी, तो वो क्या है कि आपकी वीकनेस जो है, अगर डेब्ट इक्विटी रेशो आपकी हाई होगी इट मीन जो आपकी कंपनी है वो क्या है, डेब्ट में ज्यादा है, तो उस डेब्ट को रिड्यूस करने के लिए अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पढ़ते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में क्या होता है कि वो आपका प्रॉफिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है, तो ये तो इसका मेन एडवांटेज होता है। बट इसने क्या कह दिया, नॉट हेल्पफुल, तो आपका यही ऑप्शन आपका गलत है, इसमें क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे। बाकी ये सही है, ये सही है, रेशो एनालिसिस हेल्पफुल फाइनेंशियल प्लानिंग ये सही है, तो आपका ए बी डी ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, क्या है ये, करेक्ट है। ऑल राइट, द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज एटलीस्ट कितना होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, पढ़ा है आपने ये, यस इट्स अ 90%, आपका क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। सो 51 क्वेश्चन पढ़ो। ABC are equal partners, D is admitted to the firm, D bring 20,000 as capital and 5,000 being 1/3 of the premium of the goodwill, the value of goodwill of the firm। तो आपको इसमें क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ऑफ द फर्म। तो बेटा फर्म की गुडविल निकालने के लिए मेरे पास क्या है कि यहां पे बताया जा रहा है 5,000 जो है, क्या है 5,000 जो रुपया है आपके पास में वो क्या है, बीइंग 1/3 ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, क्या है 1/3 ऑफ प्रीमियम ऑफ द गुडविल। मान लेते हैं यहां पे ABC है, ठीक है, डी एडमिटेड टू द फर्म फॉर, ये आपको मिसप्रिंट है थोड़ा, मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें क्या है आपके पास में, डी एडमिटेड फॉर 1/4 ऑफ द शेयर, किसके लिए, इतना 1/4 ऑफ द शेयर्स के लिए आता है, ठीक है। डी ब्रिंग 20,000 एज ऑफ कैपिटल, इससे कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 बीइंग 1/3 ऑफ हिज प्रीमियम, कि 1/3 हिस्सा, अपने प्रीमियम का 1/3 हिस्सा, ये क्या है 5,000 क्या है 1/3 ऑफ हिज प्रीमियम, ऑफ हिज शेयर ऑफ, उसका शेयर कितना है 1/4, तो इसका मतलब क्या हो रहा है 1/3 का मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये कितना हो रहा है 1/12, तो 1/12 है आपके पास में, ये क्या है 1/12 क्या है आपका, ये इतना शेयर जो है वो क्या है 5,000 है, क्या है 5,000 है, क्यों 5,000 being 1/3 of the premium of a goodwill, being 1/3 of the premium of the goodwill। ऑलराइट, तो ये क्या है
अगर आपको, मुझे पता है कि 5000 आपका 1/12 के बराबर है, तो पूरा शेयर कितना हो जाएगा, 1/12 इक्वल्स टू 5000 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 5000 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 15 60। तो ये जो आपका 60,000 है, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म ऑफ द गुडविल, वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। ऑल राइट, ओके। सो आपका इसमें आंसर क्या होने वाला है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वी हैव 52 क्वेश्चन, तो पढ़िए इसको आप। यहां पे आपको दे रखा है ए बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2, और उनके शेयर ए का कैपिटल कितना है 30,000, बी का कैपिटल है 15,000। दे एडमिटेड सी टू एग्री द शेयर टू प्रॉफिट। ये फिर से मिसप्रिंट है, इसमें आपका कितना है, यहाँ पे आपका 1/5 है शायद, जस्ट अ मिनट, हाँ 1/5 ऑफ द शेयर है। क्या है ये, 1/5 ऑफ द शेयर है। सी एग्रीड टू गिव 1/5 ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू हिम। हाउ मच शी शुड ब्रिंग टुवर्ड्स हिज कैपिटल, कि भाई वो सी कितना पैसा लेके आएगा, सी कितना पैसा लेके आएगा। तो मुझे पता है अगर मैं इनके शेयर्स को जोड़ दूं, ए और बी को, ए और ए प्लस बी, ए प्लस बी है, अगर और मेरे पास ए प्लस बी का कितना कैपिटल दे रखा है 30,000 प्लस 15,000, ठीक है। तो ये ए और बी का कितना है 45,000 है, कितना है 45,000 है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है, हाँ यही आपका क्वेश्चन है। तो ए और बी का आपके पास में दे रखा है 45,000। अगर मैं देखूं यहां पे जो सी एडमिट हो रहा है, सी कितने के लिए एडमिट हो रहा है 1/5 ऑफ शेयर्स के लिए, तो रिमेनिंग शेयर कितना आपके पास में आएगा, रिमेनिंग शेयर आपके पास में आ जाएगा कि एक शेयर में से 1/5 सी ने ले लिया, बाकी बचा कितना 4/5। 4/5 किसका है, ए और बी का। तो ए और बी की जो कैपिटल है वो कितनी हो रही है 4/5 के शेयर के हिसाब से 45। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जा रही है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपकी हो जा रही है 45,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4। और मुझे अगर उसकी निकालनी है सी की, तो मैं सी के निकाल दूंगा मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है पूरी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई, और उस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में 1/5 किसका है, सी का है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो आपका आंसर कितना आएगा 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजा 20, तो आपका है 11,250। कितना है 11,250, ये क्या है सी का, सी शेयर, क्या है ये सी शेयर ऑफ कैपिटल। तो आपका आंसर क्या है 11,250। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A company forfeited 2,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। कितना है 10 रुपए का एक शेयर है, 2,000 शेयर है, कितने शेयर है 2,000 शेयर है, और 10 रुपए उनकी फेस वैल्यू है। कितनी है फेस वैल्यू 10 रुपए की, ठीक है। Which were issued at par, 10 रुपए का 10 रुपए में इशू हुआ था। मिस्टर जे, कोई जे है, जे है, कोई है जे। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 रुपीज पर शेयर, क्या है कि उसने पैसा कौन सा दे दिया, नॉन पेमेंट कितना है 4 रुपए पर शेयर, ठीक है। द कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 9, कितने था 9 था, 10 में से 9 रुपए मांगे हैं, कॉल्ड अप कितने हैं 9, ठीक है। ऑन फॉरफिटेड ऑफ द शेयर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल विल बी, शेयर कैपिटल विल बी, शेयर कैपिटल का पैसा कितना होगा। तो बेटा देखो शेयर कैपिटल में पैसा कितना जाएगा, जब हम फॉरफिटेड करते हैं एंट्रीज को, फॉरफिटेड एंट्री क्या होते हैं, क्या होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, तो शेयर फॉरफीचर
और 2 फिर जो क्या है कि पैसा जिस कॉल्स का आया नहीं है, 2 शेयर कॉल्स जो आई नहीं है। ठीक है, हमें पूछा गया है कि शेयर कैपिटल में पैसा कितना जाएगा। आप देखो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, क्योंकि कितने शेयर्स को आप कैंसिल कर रहे हो, फॉरफिटेड कर रहे हो, 2000 को। ठीक है, अब 2000 के शेयर है और उसकी जो वैल्यू है एक शेयर की कितनी है, 10 रुपए, लेकिन कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 9 रुपए। तो मल्टीप्लाई आप 9 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 18,000। कितना आ जाएगा, 18,000। तो 18,000 आप इसका आंसर होने वाला है। द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, तो जो अमाउंट आपका शेयर कैपिटल में डेबिट होगा वो कितना होगा, 18,000। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में ये आपका 54 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास में है yes, entrance fees received during the 2016-17 rupees 4 lakh, 60% of entrance is to be capitalized amount to be shown in the income and expenditure account for the year। जो आपका अकाउंट हो जो आपकी ये कैपिटल जो पैसा आपके पास में रिसीव हुआ है 4 लाख, ठीक है, इस 4 लाख का एंट्रेंस फीस है। क्या है ये, एंट्रेंस फीस है। और एंट्रेंस फीस का जो 60% है, जो 60% है वो क्या कर दिया है, कैपिटलाइज कर दिया। क्या कर दिया है, कैपिटलाइज कर दिया। तो 60% कितना हो गया इसका, 4 लाख का। अगर मैं 60% निकालता हूं 4 लाख का, तो मेरे पास निकल के आता है, ले करते देखते हैं, ठीक है, 2,40,000। 2,40,000 ये क्या हो गया, ये कैपिटलाइज कर दिया। क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया हमने। अब जो बाकी का जो पैसा है 4 लाख में से, जो 4 लाख है उसमें से 2,40,000 हमने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। बाकी का जो रिमेनिंग है वो क्या चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हमसे यही पूछा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पैसा कितना आएगा। तो मैं क्या करूंगा, 4 लाख से माइनस 2,40,000 में माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो पैसा आएगा 1,60,000। तो यही आपका आंसर होने वाला है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपका अगला क्वेश्चन आता है 55। यहां पे 55 क्वेश्चन आपका नहीं दिया गया है, ऑलराइट, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो 55 क्वेश्चन है वो आपका है नो कॉल सेल एक्सीड, नो कॉल सेल एक्सीड, नो कॉल सेल एक्सीड आपके डैश ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये आपका 55 क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास में ऑप्शंस हैं, आपके पास में ऑप्शंस हैं 1/3, 1/4, दूसरा ऑप्शन आपके पास में है 1/5 और फोर्थ ऑप्शन आपके पास में है 1/2। ये आपके पास में ऑप्शंस है A, B, C, D। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जब आप कॉल्स का जो चैप्टर है, ठीक है, तो उस कॉल्स के चैप्टर में क्या है कि जो आपकी कॉल है, जो आप कॉल बनाते हैं, लाइक कोई शेयर है, शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, अब हम इसकी कॉल्स बनाते हैं, एप्लीकेशन वाली कॉल बनाते हैं, अलॉटमेंट वाली बनाते हैं, देन फर्स्ट कॉल, देन वी हैव सेकंड कॉल। ठीक है, तो इनका जो अमाउंट है, जो मैं यहाँ पर कॉल्स बना रहा हूं, तो जो फेस वैल्यू है उसका कितना आप बना सकते हैं, एक्सीड नहीं करनी चाहिए। नो कॉल सेल एक्सीड, उसका जो फेस नॉमिनल वैल्यू जो शेयर्स की उसकी कॉल से ज्यादा कर नहीं सकते। तो आपका कितना है, 1/4। कितना है, 1/4। लाइक आपके पास में 10 रुपए का है और 10 रुपए का 1/4 कितना होता है, 2.5। क्या होता है, 2.5। तो ये जो आपकी कॉल्स का जो पैसा है वो 2.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द 55 क्वेश्चन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। ऑल राइट, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द अकाउंट सेक्शन,
Alright, tomorrow we will be covering the business studies portion of this paper. Okay, अगर आपको कोई दिक्कत है, कैसी भी कोई परेशानी है, like you might be facing कि difficulty, कोई भी क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं in your doubt session और in your comment sections. Alright, thank you and have a good day.